बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विटी। लॉ ऑफ इक्विटी पार्ट 1 में भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए और कुछ यूनिवर्सिटी के लिए पार्ट 2 में है। पार्ट 2 वालों को तो ये थोड़ा सा ईजी लगता है, लेकिन पार्ट 1 वालों को ये काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन ये मुश्किल लगता है, होता नहीं है। तो अगर इसको आसानी के साथ पढ़ा जाए और ध्यान से पढ़ा जाए तो ये मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ इक्विटी का फर्स्ट टॉपिक है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसकी ग्रोथ कैसे हुई। लॉ ऑफ इक्विटी लॉ ऑफ इक्विटी को अगर आप इसका मायना देखें, इसका जो मीनिंग है वो है फेयर एंड जस्ट। इसको उर्दू में कानून मुसावात भी कहते हैं, कि जो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कानून आपको इंसाफ मुहैया करेगा, यानी कि फेयर एंड जस्ट इंसाफ मुहैया करेगा। तो इसकी ग्रोथ कहाँ से हुई और अब ये किस शक्ल में मौजूद है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसकी ग्रोथ हुई 13वीं सेंचुरी में। इंग्लैंड में चूँकि किंगमैनशिप थी, वहाँ पे कॉमन लॉ के अंडर 3 कोर्ट्स काम कर रहे थे। कौन कौन से कोर्ट्स थे? कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर एंड द थर्ड वन वाज किंग्स बेंच। अब जो कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज था, ये सबसे पहला फोरम था कॉमन मैन के लिए। अब कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज चलता था कॉमन लॉ के ऊपर। कॉमन लॉ में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे जिनकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश थे। अब उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स थे? जो सबसे पहला डिफेक्ट था इसमें वो था ज्यूरी सिस्टम। कॉमन लॉ बेस करता था ज्यूरी सिस्टम पे। अब ज्यूरी सिस्टम में आपके पास जो जज थे वो आम आदमी होते थे। अब उन आम आदमियों को आप इंटिमिडेट भी कर सकते हैं, यानी कि उनको डराया धमकाया भी जा सकता है और वो करप्ट भी हो सकते हैं। So this was the first defect in common law, relevantly court of common pleas। दूसरा उसमें जो डिफेक्ट था कि इसके जो प्रोसीजर थे वो बहुत रिजिड थे। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थे, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी और वो प्रोसीजर्स बहुत ही रिजिड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एग्रीमेंट के लिए पेपर का होना ज़रूरी है तो फिर उस बिना पेपर के एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये जितने भी इसमें लॉज थे, जितने भी प्रोसीजर्स थे, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और बहुत ज़्यादा रिजिड थे, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। जो थर्ड इसका डिफेक्ट था वो था रेमेडी। अब इन कोर्ट्स में जो रेमेडी थी वो ओनली डैमेजेस की थी। ये आपको ज़हन में रखना होगा कि हम ये जो प्रोसीजर्स, ये जो लॉ ऑफ इक्विटी पढ़ रहे हैं, ये सिविल लॉ के मतलब पढ़ रहे हैं। अब उस कोर्ट के पास जो रेमेडी थी वो ओनली डैमेजेस रेमेडी थी। डैमेजेस कहते हैं कंपनसेशन को। ये वो वाला डैमेज नहीं है जो
नुकसान होता है। कंपनसेशन होती है मॉनिटरी कंपनसेशन, फॉर एग्जांपल हर्जाना जिसे कहते हैं उसे ही डैमेजेस कहते हैं। उनके पास जो रेमेडी थी वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस थी। समटाइम्स पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, समटाइम्स वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर पे किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है और उसे कहते हैं कि ठीक है जी आप डैमेजेस ले लें, तो वो कहेगा नहीं मुझे वो घर ही चाहिए। तो ऐसी सूरत में वो डैमेजेस कबूल नहीं करेगा, वो कहेगा कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, स्पेसिफिकली वही घर ही चाहिए। तो जो कॉमन लॉ कोर्ट्स में जो रेमेडी थी वो ओनली डैमेजेस थी। ये उसका बहुत बड़ा डिफेक्ट था। एक और उसका डिफेक्ट था कि वो ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। अब ट्रस्ट क्या चीज़ है? ट्रस्ट कहते हैं कि ए ने बी को कोई चीज़ दी जिसका फ़ायदा सी को होना चाहिए, यानी ए ने बी के पास कोई चीज़ रखवाई जो कि सी के लिए थी। अब कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज ये कहती थी कि जब बी के पास आ गई तो बी इज़ दी ओनर। जो ट्रस्ट आजकल चल रहे हैं जिस तरह शौकत खानम ट्रस्ट हो गया, एदी ट्रस्ट हो गया, वो सारे के सारे अगर एदी ने बना के गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है तो वो सी के लिए यानी कि उन लोगों के लिए है जो उसके मुस्तहिक हैं। अब अगर सी के पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो अपना हक बी से ले सके, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज फेल हो चुकी थी। अब इन डिफेक्ट्स की वजह से क्या हुआ? इन डिफेक्ट्स की वजह से जो बंदे वहाँ से मुतासर होते थे उन्होंने डायरेक्टली किंग को अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब किंग ने कुछ मुकदमात तो निपटा दिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मुकदमात किंग के पास आना शुरू हो गए तो किंग ने ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कोर्ट ऑफ एक्सचेकर को। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर जो थी उसका काम था कि वो रेवेन्यू के रिलेटेड मुकदमात को सुने। अब इसका जो हेड था उसको चांसलर कहा जाता था। अब किंग ने अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चांसलर को दे दी कि आप इन मुकदमात को सुने और जो जो रेमेडीज़ उनको चाहिए आप उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड करें। अब जब कोर्ट ऑफ एक्सचेकर जो थी उसने साथ साथ ये वाले मुकदमात सुनना शुरू किए तो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने क्या किया, उसने जो जो डिफेक्ट थे कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज के उनको कैसे दूर किया। उसने सबसे पहले तो ये किया कि वहाँ पे जो जज थे वो होते थे क्लर्जीमैन या बिशप्स। अब ये जो लोग होते थे ये हाईली वैल्यूएबल और बड़े वर्थ होते थे। इनके डिसीजंस, इन पे ना तो कोई इंटिमिडेशन हो सकती थी, यानी कि ना तो इनको कोई डरा धमका सकता था और ना ही इन पे ये ख़तरा था कि ये करप्शन करेंगे। सेकेंडली, ये पहला डिफेक्ट था जो कि ज्यूरी सिस्टम को ख़त्म करके क्लर्जीमैन और बिशप के ज़रिए इंसाफ देना शुरू किया गया। हमने उसका डिफेक्ट पढ़ा कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज का, जो कि कॉमन लॉ के अंडर आता था, कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। अब इसने क्या किया, इसने फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। न्यू प्रोसीजर्स और फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स, ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल हों। अब एक और जो थी वहाँ पे थे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ डैमेजेस मिल रहे थे। इसने क्या किया, इसने न्यू रेमेडीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। अब उन न्यू रेमेडीज़ में कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं? सबसे पहली रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को हम आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका छोटा सा ये बता दूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी का कोई कंट्रैक्ट हुआ है कि ए ने बी से कोई नायाब नस्ल का घोड़ा ख़रीदा है। अब जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ए को कहती है कि आप इस तरह करें, इस घोड़े की बजाय आप जो है डैमेजेस ले लें। तो वो कहता है नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये अपना कंट्रैक्ट पूरा करे और मुझे घोड़ा ही दे। तो ऐसी सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि जो आपका मतलूबा कंट्रैक्ट है वो पूरा होना चाहिए, ना कि आपको उसके बदले डैमेजेस मिले या मनी मिले। जो सेकंड रेमेडी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो थी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को। अब होता यह था पहले कि अगर आपसे गलती से कोई एग्रीमेंट साइन हो गया या आपके एग्रीमेंट में कोई गलती हो गई तो आप उसको सही नहीं कर सकते थे, लेकिन कोर्ट ऑफ चांसलर या कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने ये रेमेडी इंट्रोड्यूस करवाई कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसको भी हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ेंगे। और जो रेमेडी उसने करवाई रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने धोखे से, फ्रॉड से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए, तो उसे रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये वाली रेमेडी भी कोर्ट ऑफ एक्सचेकर यानी कि कोर्ट ऑफ चांसलर ने इंट्रोड्यूस करवाई। और रेमेडी इसने इंट्रोड्यूस करवाई इंजंक्शंस। इंजंक्शंस कहते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि स्टे, जिसे आप नॉर्मल ज़ुबान में कह सकते हैं। तो ये वाली रेमेडी भी कोर्ट ऑफ चांसलर ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब इसने अगला जो काम किया वहाँ पे ये था कि जो कॉमन लॉ है, जो कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली है, वो आपके ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। इसने क्या किया, ट्रस्ट को भी रिकॉग्नाइज किया। अब हुआ ये, जब कोर्ट ऑफ एक्सचेकर या चांसलर ने ये सारी रेमेडीज़ देना शुरू कर दी तो उसका नाम पड़ गया कोर्ट ऑफ एक्सचेकर से कोर्ट ऑफ इक्विटी। अब एतराज़ ये उठाया गया कि जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉमन लॉ का रेसिप्रोकल है, यानी कि वो कॉमन लॉ से उल्ट है। इस एतराज़ का जवाब ये दिया गया कि कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, वो तो कॉमन लॉ में जो डिफेक्ट्स हैं उनको सप्लीमेंट करती है। अब सप्लीमेंट क्या होता है, अगर आपको कोई विटामिन कम हो गया है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देता है कि आप ये खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह कोर्ट ऑफ इक्विटी ने क्या किया, कॉमन लॉ में जो डिफेक्ट्स थे उनको उसने सप्लीमेंट किया, उनको ठीक किया। अब एक राइवलिटी शुरू हो गई, कॉमन लॉ कोर्ट और कोर्ट ऑफ इक्विटी के दरमियान राइवलिटी शुरू होगी। कोर्ट ऑफ इक्विटी ने जब ये सारे डिफेक्ट उसके दूर किए तो राइवलिटी ये शुरू होगी कि कॉमन लॉ कोर्ट्स ने कहा कि कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे उल्ट चल रहा है। अब इस सब को दूर करने के लिए दो जुडिकेचर एक्ट लाए गए, 1873
और 1875 में 2 जुडिकेटर एक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ इक्विटी और कॉमन लॉ कोर्ट को एक ही एपीलेट फोरम दे दिया गया। जिसके बाद इनके बहुत ज़्यादा जो थे एतराज़ात वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लॉ आया है वो आया तो इसी कॉमन लॉ और इक्विटी से है, लेकिन हमारे पास सिविल कोर्ट्स हैं। 2 किस्म के राइट्स हमारे पास सिविल कोर्ट देती हैं, जिनमें लीगल राइट्स और इक्विटेबल राइट्स। ये दोनों के दोनों काम हमारे पास सिविल कोर्ट कर रही हैं। इक्विटेबल राइट किसके थ्रू मिलते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू। उनके लिए भी हमें सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ता है और लीगल राइट्स के लिए भी हमें सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ता है। तो हमारे पास ये जो लॉ की सिविल लॉ की शक्ल है, ये भी कॉमन लॉ से ग्रो करती हुई यहाँ तक पहुँची है। ये थी इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री। अगर मैं आपको इसका एक समरी बताऊं तो समरी ये है कि 14वीं सदी में 3 किस्म के कोर्ट काम कर रहे थे। कॉमन लॉ कोर्ट, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर और किंग्स बेंच। कॉमन लॉ कोर्ट कॉमन लॉ पे काम करता था। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर जो था उसका काम रेवेन्यू वाला था। और थर्ड वन जो किंग्स बेंच था वो एपीलेट फोरम था सबके लिए। अब कॉमन लॉ कोर्ट्स, कॉमन लॉ में जो डिफेक्ट्स थे, उसमें जो डिफेक्ट्स थे कि एक तो ज्यूरी सिस्टम था, उनके जजेस को इंटिमिडेट किया जा सकता था, उनके जजेस को करप्ट किया जा सकता था। वो वाला प्रोसीजर काफ़ी रिजिड था। उनके पास जो रेमेडी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ डैमेजेस थी और वो ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अब इन डैमेजेस, इन डिफेक्ट्स को दूर किया कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने, क्योंकि बहुत सारे ये जो जिनको रेमेडीज़ नहीं मिल रही थी वो सीधा किंग के पास जा रहे थे। किंग ने अपना काम एक्सचेकर को सौंप दिया, जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर से कोर्ट ऑफ चांसलर बनी। उसके बाद जब उसने ये सारे डिफेक्ट्स दूर किए, उसने डिफेक्ट्स कैसे दूर किए? क्लर्जीमैन और बिशप्स को लगा दिया एज अ जज। उसने प्रोसीजर्स न्यू इंट्रोड्यूस करवाए जो कि फ्लेक्सिबल थे। उसने न्यू रेमेडीज़ दी जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शंस, और उसने ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज किया। जब उसने ये सारा काम कर लिया तो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर बन गई कोर्ट ऑफ इक्विटी। कोर्ट ऑफ इक्विटी बनने के बाद कोर्ट ऑफ इक्विटी और कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज दोनों साथ साथ चलती रही। इनमें राइवल्टी पैदा हुई। उस राइवल्टी को दूर करने के लिए जुडिकेटर एक्ट 1873 और 1875 इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी मदद से इन दोनों को मिला के जो एपीलेट फोरम था वो एक कर दिया गया। अब जो लॉ की, कॉमन लॉ की मौजूदा शक्ल हमारे पास मौजूद है, वो एडमिनिस्टर करती हैं हमारी सिविल कोर्ट्स, जो कि आपको लीगल राइट्स भी देती हैं और वो आपको इक्विटेबल राइट्स भी देती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।